नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश चौधरी सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पॉलिटी की सीरीज चल रही थी, उसके अंदर तीन लेक्चर हो चुके थे। आज चौथा लेक्चर है वो नागरिकता पर। दोस्तों, जो पहले 3 लेक्चर थे वो भारत के एकीकरण के बारे में आपको बताया गया था, जो उसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसी के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप इन सभी टॉपिकों की PDF मिल जाएगी। दोस्तों, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं नागरिकता वाले टॉपिक में यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले ये संविधान के भाग 2 के अंदर है और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच के अंदर इनका विवरण दिया गया है। आपको पहले भी मैंने बताया था कि भाग क्या होते हैं। भाग किसी भी जो बुक होती है, बुक की जो इंडेक्स होती है उसे हम भाग कहते हैं, और अनुच्छेद उनके अंदर जो चैप्टर है वो अनुच्छेद के रूप में काम करते हैं। तो हम आज देखेंगे कि किस प्रकार भारत की नागरिकता हम प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार हम भारत की नागरिकता को त्याग सकते हैं, और किस प्रकार हमारे संसद है वो इस नागरिकता के कानून बनाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस प्रकार नागरिकता के इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं। तो संविधान के भाग 2 के अंदर अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है कि नागरिकता होती क्या है। तो नागरिकता होती है व्यक्ति को कानूनी अधिकार मिले हुए होते हैं। क्या होते हैं? कानूनी अधिकार होते हैं। नागरिकता सीधा अर्थ क्या है? कानूनी अधिकार। जैसे कि हम आज संविधान का जब भाग 3 पढ़ते हैं उसके अंदर पढ़ते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकारों में कुछ अधिकार होते हैं जो सभी को प्राप्त होते हैं, परंतु कुछ अधिकार है जो केवल नागरिक को प्राप्त होते हैं। जैसे 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, 30 है। ये अधिकार केवल भारतीय नागरिक, जो भारत का नागरिक होगा उसी को प्राप्त होंगे। फिर आती है ये प्रावधान कैसा है, क्या है इसके बारे में। तो ये प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे हमने पहले संविधान का भाग 1 पढ़ा था, उसमें हमने संघात्मक व्यवस्था पढ़ी थी। उसके अंदर हमने देखा था कि कनाडा से लिए गए। संघात्मक व्यवस्था हमने कहाँ से ली थी? कनाडा से ली थी। इसी प्रकार नागरिकता का जो प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिया था? वो ब्रिटेन से लिया था। कहाँ से लिया था? ब्रिटेन से लिया था। और इसमें एक चीज़ है एकल नागरिकता। भारतीय नागरिकता किस प्रकार की? एकल नागरिकता का मतलब है कि आप भारत के किसी भी हिस्से में निवास कर रहे हो, आप केवल भारतीय नागरिक कहलाओगे। यहाँ पर आप राज्य के निवासी हो सकते हो, पर आप राज्य के नागरिक नहीं हो सकते हो। आप नागरिक हो केवल भारत के। यदि जब अमेरिका की बात करते हैं हम, तो अमेरिका के अंदर है दोहरी नागरिकता। कैसी नागरिकता? दोहरी नागरिकता। वहाँ का मतलब है आप वहाँ के अमेरिका का नागरिक हो, साथ ही वहाँ के राज्य के नागरिक भी हो। वो अलग अलग प्रावधान है। इसी के साथ हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड की बात करें तो यहाँ 3 नागरिकता है। जैसे पहले वो अपने देश का नागरिक हो गया, फिर वहाँ के राज्य का नागरिक हो गया, और फिर वहाँ त्रिस्तरीय जो जिला व्यवस्था है उसका नागरिक हो गया। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि किस देश के अंदर 3 नागरिकता है, तो कौन से देश में? वो स्विट्जरलैंड में। फिर दोहरी नागरिकता का अमेरिका के अंदर है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? भारत में एकल नागरिकता है। और ये किस देश से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है। कौन से देश से? ब्रिटेन से ली गई है। फिर बात आती है कि नागरिकता क्या होती है। व्यक्ति को जो कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं वो नागरिकता होती है। इसके अंदर उसको देश में रहने के लिए काम करने का आदि अधिकार प्राप्त होते हैं। फिर नागरिकता के बाद बात करें तो इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? यह संसद को है। किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। और संसद कैसे बनाएगी, किस विधि से बनाएगी? इसके बारे में यह विधि बनाएगी साधारण बहुमत से। कैसे बनाएगी? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का मतलब होता है कि उपस्थित जब विधेयक लाया जाता है तो वहां पर उपस्थित सदस्यों का 50% मत प्राप्त होता है, और 50% से अधिक मत प्राप्त होने पर साधारण बहुमत से पारित की जाती है। तो यहां तक था ये इंट्रोडक्शन। अब आगे हम बात करने वाले हैं कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है। तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 प्रकार बताए गए। कितने प्रकार बताए गए? 5 प्रकार बताए गए। उन 5 प्रकारों की हम बात करें तो सबसे पहले जन्म से। कौन सा प्रकार? जन्म से। जन्म के अंदर हम देखते हैं कि इसमें 3 स्टेज है। 3 कैसे कैसे? सबसे पहले 1950 से 1987 तक। 1950 से 1987 तक जिसका जन्म भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक कहलाएगा। उसके बाद 1987 से 2004, 1987 से 2004 जिस व्यक्ति के माता पिता यदि भारतीय है या माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 2004 के बाद यदि कोई व्यक्ति जिसके माता पिता भारतीय है, साथ ही माता पिता में से कोई एक
भारतीय हो और दूसरा वो अवैध प्रवासी ना हो, तो ही उसका जो बच्चा जन्म होने वाला बच्चा वो भारतीय नागरिक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है 2004 के बाद। क्या इंपॉर्टेंट है कि माता पिता में एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। यदि दूसरा अवैध प्रवासी है तो उसका बच्चा भारतीय नागरिक नहीं कहलाएगा। साथ ही यदि हम इसमें कहते हैं कि भारत में जन्म हुआ तो कहीं हमारे देश के अंदर विदेशी लोग आ रखे जिनके दूतावास भारत में बने हुए, वो लगातार यहाँ पर काम कर रहे, तो क्या उनके बच्चे भी भारतीय नागरिक कहलाएंगे? नहीं। यदि किसी भी दूतावास राजदूत है उनके लोग हैं तो वो भारतीय राजदूत विदेशी नागरिक नहीं कहलाएंगे। इसी के साथ किसी विदेशी शत्रु है जो हमारे एनिमी है, यदि भारत में रह रहा है और उसके कोई बच्चे हो जाते हैं तो वो भारतीय नागरिक नहीं कहलाएंगे। इस प्रकार हमने देखा, जन्म के आधार पर हमने 3 चीज़ें देखी कि 87 तक यदि उसका जन्म भारत में है तो भारतीय नागरिक है। उसके बाद हमने देखा कि 1987 से 2004 तक यदि माता पिता में से कोई एक भारतीय है तो भारत का नागरिक कहलाएगा। फिर उसके बाद 2004 में कि माता पिता से एक भारतीय है साथ ही दूसरा अवैध प्रवासी ना हो तो ही भारतीय नागरिक कहलाएगा। तो ये था जन्म के आधार पर भारतीय नागरिक। अब आगे हम बात करते हैं कि वंश के आधार पर। अब बात आती है वंश के आधार पर। जब हम वंश के आधार पर बात करते हैं तो इसके अंदर आता है कि किस प्रकार वंश के आधार। तो इसके अंदर भी सबसे पहले आते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लिया हो और उसका माता पिता भारतीय हो। क्या कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लिया और यदि उसके माता पिता भारतीय, तो वो वंश के आधार पर उसको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इसके अंदर 1950 से 92 तक केवल पिता भारतीय है। क्या केवल पिता भारतीय है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। क्या पिता भारतीय है तो भारत, यदि केवल पिता है उसके आधार पर भारतीय नागरिक, तो यह कहीं ना कहीं माताओं के साथ अलग व्यवहार हो रहा था। तो फिर दिसंबर 92 से ये कर दिया गया कि माता पिता में से कोई भी हो, एक हो, यदि कोई भारतीय है तो वो क्या कहलाएगा? भारतीय नागरिक। 92 से पहले क्या था कि जो भी व्यक्ति केवल कोई भी व्यक्ति जन्म लिया उसका पिता भारतीय है तो वो भारतीय कहलाएगा। उसके बाद 92 के बाद क्या गया? माता पिता में से कोई एक भारतीय है तो भारतीय नागरिक कहलाएगा। उसके बाद 2004 में माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, भाई उसके माता पिता उनमें से एक भारतीय हो, जन्म लेने के पश्चात, क्या जन्म लेने के पश्चात भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाएगा और साथ ही वो ये लिख कर देंगे कि जो भी हमारा ये बच्चा उसके पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है तो भारतीय नागरिक कहलाएगा। हमने पहले देखा जन्म के आधार पर, तो उसके अंदर हमने देखा जन्म के आधार पर, फिर उसके बाद में हमने देखा वंश के आधार पर। तो वंश में क्या देखा कि 92 तक क्या था? केवल पिता भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिक समझा जाएगा। उसके बाद में हमने क्या देखा? 2004 तक माता पिता में से कोई एक भारतीय है तो भारतीय नागरिक माना जाएगा। फिर हमने क्या देखा 2004 के बाद कि माता पिता में से एक भारतीय है, साथ ही जो उसका बच्चे के जन्म होने के पश्चात 1 वर्ष के भीतर, क्या 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में यदि वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो वो भारतीय कहलाएगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन के साथ ही वो ये लिख कर देंगे कि किसी अन्य देश का पासपोर्ट उसके पास नहीं है तो वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। अब आगे तीसरा बात करें तो हम पंजीकरण के आधार पर। किसके आधार पर? पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के अंदर देखें तो इसमें कौन कौन व्यक्ति है जो इसका लाभ उठा सकता है? यदि भारतीय मूल के व्यक्ति जो पहले भारतीय थे, कौन व्यक्ति जो पहले भारतीय थे वो पंजीकरण करवा सकते हैं, या फिर कोई व्यक्ति जिसने भारतीय से विवाह कर लिया हो वो इसके अंदर पंजीकरण का लाभ ले सकते हैं। या तीसरा राष्ट्रमंडल देश। कौन से देश? राष्ट्रमंडल देश के नागरिक जो भारत सरकार में नौकरी करते हो। तो पंजीकरण कौन कौन करवा सकते हैं? पंजीकरण वो करवा सकते हैं जिसके माता पिता पहले भारतीय नागरिक रहे हो, उसने किसी भारतीय नागरिक से विवाह कर लिया हो। फिर तीसरा यदि वो राष्ट्रमंडल देश का और भारत में नौकरी करता हो तो वो पंजीकरण के तहत नागरिकता ले सकता है। इसमें नागरिकता के द्वारा एग्जाम में कई बार क्वेश्चन नहीं होगा कि भारतीय नागरिकता पंजीकरण के आधार पर प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष तक भारत में निवास करना जरूरी है। तो कई बार अलग अलग बुक में इसे 10 ईयर दिया गया, पर यह गलत है। इसकी जगह कितने साल है? 7 साल है।
कि आप पंजीकरण के आधार पर भारत में नागरिकता प्राप्त करना चाहते हो तो भारत में कितने साल निवास करना जरूरी है, 7 वर्ष तक भारत में निवास करना जरूरी है, तो ही आप भारत में नागरिक कहलाओगे। तो ये था पंजीकरण के आधार पर। अब चौथा है वो है हमारा देशीयकरण के आधार पर। किसके आधार पर? देशीयकरण के आधार पर। अब देशीयकरण के आधार पर क्या है? इसके अंदर सीधी सी बात है, कोई आदमी है जो 14 साल से भारत में रह रहा हो, कितने? 14 साल। 14 साल में कम से कम 11 साल भारत में रहो, 14 साल में कम से कम 11 साल भारत में रहो। उसके साथ जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए आता है कि मुझे भारतीय नागरिकता चाहिए, उस समय कम से कम 12 महीना भारत में रहो। उस समय कम से कम कितने महीना भारत में रहो? 12 महीना भारत में रहो, तो देशीयकरण के आधार पर नागरिकता मिलेगी। हमने देखा, पहले देखा हमने पंजीकरण के आधार, उसके 3 टाइप थे कि 3 जनों को मिल सकता है। कौन से? भारतीय नागरिक होगा तो मिलेगा, माता पिता भारतीय नागरिक थे। दूसरा ये मिलेगा कि उसने भारतीय से विवाह कर लिया। तीसरा वो राष्ट्रमंडल देश का निवासी है और साथ ही भारत में कहीं नौकरी करता हो, तो ये था। अब देशीकरण में क्या? 14 साल में 11 साल भारत में रहो और पिछले जब रजिस्ट्रेशन करा रहा उस समय कम से कम 12 महीना भारत में रहो, तो इसे भारतीय नागरिकता दी जाएगी। साथ ही जो भारतीय भाषा है उसके अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर जित भाषा है 22 भाषा है, और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। कितनी भाषा का? कम से कम एक भाषा का उसको ज्ञान होना चाहिए जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत हो। फिर इसके अंदर लास्ट में आप 5वां अधिकरण से। अधिकरण का तात्पर्य यदि हम किसी देश से युद्ध से कोई क्षेत्र प्राप्त कर लेते हैं, संधि से कोई क्षेत्र प्राप्त कर लेते हैं, तो वहां पर जो वहां के निवासी है वो भारतीय नागरिक माने जाएंगे। जैसे हमने सिक्किम के बारे में पढ़ा था कि सिक्किम को 1975 के अंदर 36वां संविधान संशोधन करके भारत में मिलाया था। तो ये तो पहले भारतीय नागरिक नहीं थे, जब भारत में मिला लिया, अर्जित कर लिया भारत, तो उसको कौन से इस पॉइंट के थ्रू उनके वहाँ के नागरिकों को नागरिकता दी गई। तो ये थी 5 आधार पर हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कैसे कैसे इनको त्याग कर सकते हैं, कैसे कैसे इनको त्याग कर सकते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 5 हम त्याग कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से त्याग देता है, स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग देता है, तो वो भारतीय नागरिक नहीं कहलाएगा। फिर उसके बाद में आता है कि यदि वो किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो वो भारतीय नागरिक नहीं कहलाएगा। इस प्रकार भारतीय नागरिकता को त्याग सकते हैं। एक है यदि कोई व्यक्ति जिन्होंने पंजीकरण के आधार पर, कैसे? पंजीकरण के आधार पर या देशीयकरण के आधार पर यदि नागरिकता प्राप्त की है, तो उसको भी हम नागरिकता हटा सकते हैं। कब कब उसको नागरिक हटा सकते हैं? पहला, यदि भारत के दुश्मन देश के साथ उसने कुछ मतलब दुश्मन देश के लिए काम कर रहा हो, उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लग रहा हो, यदि वो पिछले 5 साल में, पिछले नागरिकता प्राप्त होने के 5 साल के अंदर कोई देश उसे 2 साल की सजा सुना दे, पिछले 5 साल नागरिकता प्राप्त होने के 5 साल के अंदर कोई देश उसे 2 साल की सजा सुना देता है, तो भारतीय नागरिक नहीं कहलाएगा। साथ ही वो 7 साल तक बिना सूचना दिए, 7 साल तक बिना सूचना दिए यदि भारत के बाहर कहीं निवास कर रहा हो, तो उसको हम नागरिकता से वंचित कर सकते हैं। तो ये प्रकार थे 3, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि स्वेच्छा से वो अपनी नागरिकता त्याग सकता है। यदि वो किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो वो नागरिक नहीं कहलाएगा। फिर हमने देखा कि पंजीकरण और देशीयकरण के आधार पर वो किसी देशद्रोह का काम कर रहा है, तो नागरिक नहीं कहलाएगा। वो किसी फर्जी तरीके से यदि डॉक्यूमेंट्स के लिए फर्जी तरीके से वो नागरिकता प्राप्त करता है, तो वो नागरिक नहीं कहलाएगा। और यदि पिछले 5 साल में उसे 2 साल की किसी देश ने सजा सुना दी हो, तो वो भारतीय नागरिक नहीं कहलाएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 5 के बारे में। तो आर्टिकल 5 में लिखा हुआ कि मूल निवासी क्या होंगे। आर्टिकल 5 में क्या, मूल निवासी किसको कहेंगे? तो उसके लिए 3 शर्तें रखी गई। क्या? इसका स्थायी निवास भारत में होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
स्थायी निवास जहाँ पर वो रह रहा है वो कहाँ होना चाहिए, भारत में होना चाहिए। फिर भारत में जन्म या माता पिता, उसका स्वयं का भारत में जन्म हो या माता पिता का भारत में जन्म हो तो वो भारतीय मूल निवासी कहलाएगा। कौन सी पहली शर्त कौन सी है, वो स्थायी रूप से भारत में निवास कर रहा हो। दूसरा, भारत में जन्म या माता पिता का भारत में जन्म हो तो भी वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। तीसरा है, संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पहले सामान्य तौर पर यदि वो भारत के अंदर निवास कर रहा है तो ये भारतीय नागरिक कहलाएगा। ये था अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या बताता है कि मूल निवासी कौन है। अनुच्छेद 5 क्या बताता है, मूल निवासी कौन है, उसकी 3 शर्तें, वह स्थायी तौर पर भारत में निवास कर रहा हो। दूसरी शर्त है उसका जन्म, खुद का जन्म या माता पिता का जन्म भारत में हुआ। तीसरा कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले सामान्य तौर पर वो भारत में निवास कर रहा हो। अब आगे अनुच्छेद 6 के बारे में हम बात करेंगे। अनुच्छेद 6 में बताता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। क्या बताता है कि जो पाकिस्तान लोग थे वो यदि भारत में आ गए तो उनके बारे में जो नागरिकता का प्रावधान है वो संविधान के कौन से में, भाग 6, संविधान के अनुच्छेद 6 के अंदर है। इसके अंदर 3 है सब क्लोज है। सबसे पहले 6A की बात करें तो उसमें यदि वो स्वयं खुद या उसके माता पिता या उसके दादा दादी कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935, कौन सा अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के परिभाषित भारत में हो, कि जो 1935 के अधिनियम में हमने परिभाषित किया था कि ये भारत है, उसके अंदर यदि उसके दादा दादी माता पिता वो स्वयं है तो वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। जैसे कोई पाकिस्तान का नागरिक है, समझ लीजिए पाकिस्तान में रह रहा था और उस समय पाकिस्तान पर राज किसका था, ब्रिटेन का राज था। फिर क्या होता है कि वो भारत में आना चाहता है तो वो भारत में आ सकता है, क्योंकि उस समय जो 1935 का अधिनियम है, 1935 के अधिनियम के तहत जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है वो एक भारत शासन अधिनियम में आ रहा है, इसलिए वहाँ का निवासी क्या कहलाएगा, भारतीय कहलाएगा। तो इसके तहत वो भारत में जन्मा हो तो वो भारत में आ जाएगा। फिर उसके बाद में 19 जुलाई 1948, ये डेट याद रखिए, 19 जुलाई 1948 से पूर्व पाकिस्तान से भारत आने वाला स्वतः भारतीय नागरिक कहलाएगा। यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले खुद भारत आ गया तो वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। समझ गए, क्लियर कट। सबसे पहले क्या है 6A के अंदर, 6A के अंदर ये कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत परिभाषित भारत के अंदर उसका जन्म हुआ तो भारतीय नागरिक कहलाएगा। फिर उसके बाद में 62A, उसके अंदर क्या बताया, यदि 19 जुलाई 1948 के पहले यदि वो भारत के अंदर आ जाता है तो भारतीय नागरिक कहलाएगा। फिर उसके बाद में 6.2, 6 का 2 का सब क्लोज 2, उसके अंदर क्या बताया, यदि 19 जुलाई 1948 के बाद, क्या 19 जुलाई 1948 के बाद यदि भारत में आता है तो भारतीय नागरिक नहीं कहलाएगा। वो तभी कहलाएगा जब वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा। कब कहलाएगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो ही वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। तो इस प्रकार ये हमने अनुच्छेद 6 पढ़ा था। वापस देख लीजिए अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, ये सीधा सीधा कहता है कि पाकिस्तान से जो भारत आने वाले लोग हैं उनके बारे में नागरिकता का प्रावधान करता है। तो सबसे पहले कौन है, 6A, उसके अंदर ये साफ साफ कहता है कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत है वो भारतीय नागरिक है। फिर उसके बाद कहता है 19 जुलाई 1948 के बाद, कब, 19 जुलाई 1948 तक जो भारत में आ गए वो भारतीय नागरिक है। 19 जुलाई 1948 के बाद वही भारतीय नागरिक माना जाएगा जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया। ये है अनुच्छेद 6। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 7 की। अनुच्छेद 7 में अब देखते हैं कि पाकिस्तान जाने वाले भारतीयों की कोई व्यक्ति है जो भारत में था, अब वो पाकिस्तान जाके वापस आया, पाकिस्तान जाकर वापस आया, उसके बारे में आर्टिकल 7 ये बातें बताता है। पाकिस्तान जाने वाले भारतीयों के बारे में आर्टिकल 7 बात बताता है कि 1 मार्च 1947। अब ये एक बात आती है कि 1 मार्च 1947 को ही क्यों चुना, तो इसके बारे में कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई शुरू हुई, जब लोग आपस में काटने पीटने मारने पर उतारू हो गए, तो वो डेट थी 1 मार्च 1947। कब से ये स्टार्ट हुआ था, 1 मार्च 1947। यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाने वाले भारतीयों को भारतीय नागरिक नहीं समझा जाएगा। क्या 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया तो भारतीय नागरिक नहीं समझा जाएगा। यदि वो वहां से वापस आने पर रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो ही भारतीय नागरिक समझा जाएगा। कोई भारतीय है, यदि वो भारत के पंजाब में रह रहा है या हरियाणा में रह रहा है, वहां से वो पाकिस्तान चला गया, कहाँ चला गया, पाकिस्तान चला गया।
अब वो वहाँ से पाकिस्तान जाके वापस आ रहा है, क्या वो पाकिस्तान जाके वापस आ रहा है और यदि वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो भारतीय नागरिक नहीं समझा जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 बताता है जो भारतीय उद्भव, क्या जिनका लिंक भारत से है, कहीं ना कहीं NRI वगैरह, उनका जब भारतीय उद्भव उनका भारत से है तो उनके बारे में नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 9 के बारे में। अनुच्छेद 9 बताता है विदेशी राज्य भारतीय नागरिकता, कोई भी विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारत का नागरिक ना होना। क्या यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेश की नागरिकता हासिल कर लेता है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेश की नागरिकता हासिल कर लेता है तो वह भारतीय नागरिक नहीं समझा जाएगा। अब अनुच्छेद 10, नागरिकता का अधिकार बना रहना, यह अधिकार किसके पास है? यह संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास। कि किस व्यक्ति के अधिकार बने रहेंगे आपके पास, आप भारतीय नागरिक हो, यह आप अधिकार ये बना रहना, ये किसके हाथ में? ये संसद के हाथ में। और यह कौन करता है? ये अनुच्छेद 10 के तहत अधिकार बना रहना, नागरिकता का अधिकार बना रहना। फिर आता है अनुच्छेद 11, इसके अंदर क्या है? संसद भारतीय नागरिकता पर कानून बना सकती है। हम देखते हैं भारतीय नागरिकता पर कानून, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, उसको समय समय पर संशोधन भी होते हैं। तो वो कौन करती है संशोधन? वो संसद करती है। तो भारतीय नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। राज्य को इस पर अधिकार बनाया, नागरिकता पर अधिकार बनाने का अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा था नागरिकता वाला टॉपिक। अगले टॉपिक के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस संबंधित जो भी नोट्स अवेलेबल है वो हमें सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर इनका PDF मिल जाएगी। साथ ही अभी तक 3 क्लासें और हो चुकी है जो भारत के एकीकरण के बारे में, संविधान के भाग 1 के बारे में हमने वहाँ पर चर्चा करी, तो उनकी भी PDF आप टेलीग्राम पर ले सकते हो। साथ ही नीचे और क्लासें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप भी पढ़ सकते हो। यहाँ तक साथ बना रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।